तो हम पढ़ने जा रहे हैं सीज़र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉजेज़ की सीज़र के। तो उसके लिए एक निमोनिक है विटामिन्स। विटामिन में वी स्टैंड फॉर वेस्कुलर, मतलब कोई भी इस्केमिक या हेमरेजिक स्ट्रोक हो। आई का मतलब इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मतलब मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस या फिर ब्रेन एब्सेस हो सकता है। टी से बात करें तो टी से हो सकता है ट्रॉमा, पेनेट्रेटिंग ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, जैसे कि गन शॉट वुंड के अंदर देखने को मिलती है, उसमें सीजर हो सकता है। इसके अलावा टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है सीज़र के लिए। टॉक्सिन जैसे कि कोकेन हो गया, एम्फेटामिन हो गया, या फिर अल्कोहल विड्रोवल हो गया, आइसोनाइजिड का यूज़ हो गया, या बुप्रोपियोन हो गया। तो ये सब भी क्या सीज़र कॉज करा सकते हैं, टॉक्सिन से ही है। ऐसे ऑटो इम्यून के अंदर याद कर लो CNS वेस्कुलाइटिस। आगे बढ़ते हैं मेटाबॉलिक कॉजेज़। तो मेटाबॉलिक कॉजेज़ के अंदर आता है हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। सिर्फ हेपेटिक एनकेफेलोपैथी ही नहीं, यूरेमिक एनकेफेलोपैथी भी आती है। इसके अलावा एक वर्निक्स एनकेफेलोपैथी भी होती है। इसके अलावा हम जानते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया या फिर हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर भी हमको मिलता है सीज़र। इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसके अंदर सारी एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उसके अंदर भी हमको सीज़र देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकैल्सीमिया के अंदर भी सीज़र देखने को मिलता है। I stand for idiopathic, that means epilepsy. N stand for neoplasm. तो these are all causes of seizure. अब हमको दो चीज़ें याद रखनी है कि इस तरीके से दो सिंड्रोम होते हैं, एक वेस्ट सिंड्रोम होता है और एक लिनॉक्स गस्टाउट सिंड्रोम होता है। तो वेस्ट सिंड्रोम में याद रखना है कि वेस्ट से आया है इन्फेंट, वेस्ट से आया है इन्फेंट, मतलब कि इसमें होता है इन्फेंटाइल सिंड्रोम। ठीक है। अब देखो जो वेस्ट होता है, वेस्ट एक्ट्स और लेनॉक्स जो है वो क्या करता है, वेल्लापंथी करता है। ये क्या है, इसका मैनेजमेंट हो गया कि वेस्ट सिंड्रोम का जो मैनेजमेंट होता है वो होता है ACTH, और जो लेनॉक्स का जो मैनेजमेंट होता है वो होता है वेल्ला से याद आया सोडियम वेलप्रोवेट। इसके अलावा ये वेस्ट एक्ट करता है तो इसके अंदर क्या है, हाई वोल्टेज रिदम पाई जाती है। इसके EEG के अंदर हाई वोल्टेज रिदम पाई जाती है, जिससे हिप्स एरिदमिया भी कहते हैं। जबकि लेनॉक्स के अंदर स्लो वोल्टेज वेव मिलती है, लेस देन 3 हर्ट्ज। तो ये इस तरीके से देख लो, लेनॉक्स गस्टाउट जो हो गया उसके अंदर टिपिकल स्पाइक जो होती है वो 3 हर्ट्ज से कम की होती है। और जो वेस्ट सिंड्रोम होता है उसके अंदर हाई वोल्टेज वेव देखने को मिलती है, जिसे हिप्स एरिदमिया भी कहते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट की बात करें तो वेस्ट सिंड्रोम का मैनेजमेंट होता है ACTH, और जो लेनॉक्स गस्टाउट सिंड्रोम होता है उसका मैनेजमेंट होता है सोडियम वेलप्रोवेट। सो दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं सीजर का क्लासिफिकेशन। तो सीजर दो तरह के हो सकते हैं, एक तो पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करे या फिर एक फोकल हो सकता है। जनरलाइज में भी दो तरह का हो सकता है, नॉन मोटर जिसके अंदर एब्शांस आता है, और मोटर के अंदर टॉनिक क्लोनिक सीजर हो गया, एटोनिक सीजर हो गया और मायोटोनिक हो गया। बात करें फोकल की, तो फोकल हो सकता है सिंपल और हो सकता है कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करते हैं टॉनिक क्लोनिक सीजर की। तो सडन कॉन्ट्रैक्शन हो अगर वोकल कॉर्ड का तो इंसान क्या है, चिल्लाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन हो ओक्यूलर मसल का तो यहाँ पे देखने को मिलता है अपरोलिंग ऑफ आइज़। अगर ओरोफेरेंजियल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो तो देखने को मिलता है हमें कि रेस्पिरेटरी सिक्रेशन जो होते हैं वो पूल करते हैं किसके अंदर, ओरोफेरिंग्स के अंदर। अगर जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो तो इट मे कोज इंडिविजुअल टू बाइट देयर टंग। तो ये टॉनिक क्लोनिक सीजर है। इसकी खासियत क्या होती है कि इसके अंदर पोस्ट इक्टल कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है। जबकि जो मायोटोनिक है इसी का भाई, उसके अंदर कोई पोस्ट इक्टल कन्फ्यूज़न देखने को नहीं मिलता है। प्लस ये होता क्या है, सडन रैपिड मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि बहुत ही फास्टर होता है।
बात करें अटोनिक सीजर की तो इसके अंदर दो बातें हैं कि इसके अंदर कोई मसल टोन देखने को नहीं मिलती है और ये सडन लॉस होता है पूरी पोस्चुरल मसल का 1 या 2 सेकेंड के लिए। एबशान सीजर की बात करो तो ये मेनली चिल्ड्रन और एडोलेसेंट में देखने को मिलता है, चिल्ड्रन और किशोरावस्था के बच्चों में देखने को मिलता है। जो मसल टोन होती है उसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसका प्रभाव पड़ता है कॉन्शियसनेस पे। तो जो बच्चा होता है वो अचानक कुछ समय के लिए अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि बच्चा क्या कर रहा हो, डे ड्रीमिंग कर रहा हो, जबकि ही इज़ हैविंग एबशान सीजर। बात करते हैं फोकल सीजर। तो फोकल सीजर के अंदर हमें 3 बातें याद रखनी पड़ेगी कि जो टोडलर जैक्सन है उसको आ रहे हैं क्या, एपिलेप्सी है, उसको एपिलेप्सी है। तो टोडलर से होता है टोड्स पैरालिसिस। अब टोड्स पैरालिसिस कब देखने को मिलती है, फोकल सीजर में तो दिखती है, लेकिन स्पेसिफिकली फोकल मोटर सीजर के बाद में टोड्स पैरालिसिस देखने को मिलती है। ये जो पैरालिसिस होती है ये टेम्परेरी होती है, मतलब 48 घंटे के अंदर अंदर ये इम्प्रूव हो जाती है। जैक्सन से हो जाता है जैक्सोनियन मार्च। जैक्सोनियन मार्च का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ सीजर एक्टिविटी ओवर अ प्रोग्रेसिवली लार्जर रीजन ऑफ मोटर कॉर्टेक्स। इसके बाद में बात आती है, हमने कहा टोडलर जैक्सन को क्या है, एपिलेप्सी है। तो ये एपिलेप्सिया पार्शियलिस कॉन्टिन्यूआ है। होता क्या ये, अगर कंटिन्यूड फोकल सीजर फॉर आवर्स और डेज तो उसे कहेंगे हम एपिलेप्सिया पार्शियलिस कॉन्टिन्यूआ। इसके अलावा अगर वो रिफ्रैक्टरी होता है किसी भी मेडिकल थेरेपी से। अब फोकल सीजर 2 टाइप का होता है, सिंपल सा है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, सिंपल हो सकता है। कॉम्प्लेक्स की खासियत होती है कि इसके अंदर पोस्ट इक्टल फेज देखने को मिलती है, इसके अलावा इसमें कॉन्शियसनेस जो होती है वो इम्पेयर हो जाती है। सिंपल की बात करें तो इसके अंदर कोई पोस्ट इक्टल फेज नहीं दिखती है और ना ही इसके अंदर कॉन्शियसनेस जाती है। अब बात करते हैं हम स्टेटस एपिलेप्टिकस। पहले इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है कि अगर 15 मिनट से भी ज़्यादा हो गए तभी भी सीजर आ रहा है तो वो स्टेटस एपिलेप्टिकस कहलाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एयरवे मेंटेन करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, आईवी लाइन एस्टेब्लिश करेंगे। अब इसके लिए ट्रिक याद करनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले हम बोलेंगे लेट्स प्ले वॉलीबॉल इन लॉन। तो इससे क्या है, एल से हो गया सबसे पहले लोरेज़ेपैम, फिर पी से हो गया फेनेटोइन, फिर वी से हो गया वेलप्रोवेट, फिर एल से हो गया लेविटेरासिटेम। अब इसके आगे आपको याद रखना है कि जो बारबी डॉल है वो स्कूल गई, स्कूल में खाया उसने मिड डे मील, और मिड डे मील खाने के बाद में आ गया उसको कोमा। तो नेक्स्ट है फिनो बारबिटोन, उसके बाद में आईवी माइडाजोलम, और उसके बाद में है लास्ट हमारा फिनोबार्बिटल कोमा। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस का मैनेजमेंट।